बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक फ़्लैट था और उस फ्लैट को जब खोला गया तो उस फ्लैट में एक लड़का, एक लड़की, नौजवान लड़का लड़की और एक नौमौलूद बच्चा जो है मौजूद था। लड़का और लड़की की लाश थी जो गली हुई थी और बच्चा जो है वो रो रहा था। दरअसल इस फ्लैट के ही करीब सामने एक और फ्लैट था और उस फ्लैट में रहने वाले उस शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया और उसे पुलिस को फ़ोन करके कहा कि इस घर से बहुत शदीद बू आ रही है और ये बू जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जब इस घर के बाहर जाकर देखा तो इस घर में ताला लगा हुआ था। वो कहते हैं कि बदबू इस कदर ख़तरनाक है कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिसके बाद उन्हें लगा कि घर के अंदर ज़रूर कोई ना कोई तो है। उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया मगर अंदर से किसी ने कोई जवाब ना दिया। फिर उस शख्स ने पुलिस को कहा कि वो आएँ और आकर चेक करें। पुलिस जो है यहाँ पर पहुँचती है और आसपास के लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। घर का मकान मालिक जो है फ्लैट का वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। उसका नाम सुहेल होता है और वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता था। और जब बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी तो पुलिस फ़ौरन से फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। उस घर के 2 दरवाजे थे। मेन दरवाजे पर ताला लगा था, एक और दरवाज़ा था उसके बाहर जाली थी और उस जाली की वजह से बू जो है बाहर फैल रही थी। वो कहते हैं कि दरवाजे को फिर तोड़ा गया, जाली तोड़ी गई। जाली को तोड़ने के बाद दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद जो बेडरूम का मंजर था वो बहुत ही भयानक था। बेडरूम में 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश एक नौजवान लड़के की थी और दूसरी लाश एक नौजवान लड़की की थी और इनकी हालत बहुत ही ख़तरनाक थी। इनके जिस्म से कीड़े निकल रहे थे और साथ ही एक बच्चा था। लग रहा था देख के कि वो चंद दिनों का ही बच्चा है। इन लाशों के नाक और मुंह से काफ़ी खून बह चुका था और पूरे फर्श पर फैला हुआ था, सूख कर काला पड़ चुका था और इन पर कीड़े भी रेंग रहे थे। फिर पुलिस की नज़र जो है उस बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा नौमौलूद होता है लेकिन वो ज़िंदा होता है। वो रो रहा होता है लेकिन वो ज़िंदा होता है। लगता है ऐसे कि वो बस अभी 1-2 दिन पहले ही कहीं पैदा हुआ है, चंद दिन पहले ही पैदा हुआ है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि ये बच्चा इनका है कि नहीं है। ये भी नहीं जानते कि बच्चा इनका है कि नहीं है, लेकिन ये बच्चा इनके साथ पड़ा हुआ है। लगता ऐसा है कि ये बच्चा 1 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि लाशें जो है वहाँ पड़ी थी, बच्चा भी वहाँ भूखा प्यासा था और बच्चे के जिस्म पर कीड़े भी रेंग रहे थे और उसका रंग जो है वो पीला पड़ चुका था। अब पुलिस ने फ़ौरन ही इस बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया और उसके बाद डॉक्टर्स ने इस बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर आई। मकान मालिक से पूछताछ की गई कि ये कौन थे, तो उन्होंने बताया कि ये कपल था, नौजवान कपल था, काशिफ और अनम इनका नाम था। इनके यहाँ ये बच्चे की पैदाइश हुई है और उसने कहा कि कुछ दिन पहले इसकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल गई थी, इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। अच्छा, अब उसके बाद ये वाक़या जो है ये पुलिस के लिए केस बन जाता है कि पता नहीं लग रहा, सामने कोई कैमरास नहीं नज़र आ रहे, कुछ पता नहीं लग रहा कि हुआ आखिर इनके साथ क्या है। काशिफ और अनम के घर में कोई तीसरा फर्द नहीं था। उनके घर की हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी, जिसका मतलब यह है कि कोई चोरी डकैती की वारदात नहीं थी। उसके बाद घर के बाहर से दरवाजे को ताला लगा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप खुद अंदर मौजूद और बाहर से ताला लगा हो। इस चीज़ ने मशकूक बनाया कि यकीनन कोई और शख्स था जिसने ये तमाम तर कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस का पहले ये शक किया था कि हो सकता है इन्होंने ख़ुदकुशी की हो, लेकिन ख़ुदकुशी के लिए अपने आप को इतनी अजियत देना और बच्चे को यूँ छोड़ देना, ये सब जो है पुलिस की समझ से बाहर था। ऐसे में ये जो है उन्हें ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ पर कत्ल हुआ है और कत्ल जो है किसी ने किया है। करने के बाद इसको जो है लॉक लगाकर चले गए। बच्चे को क्यों तड़पता हुआ छोड़ दिया गया, ये भी एक सवाल था। पुलिस ने बहुत से सवालों पर गौर किया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये जानना ज़रूरी था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। मकान मालिक से तफ्तीश के दौरान पता चला कि कपल 4 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था और इस वक्त ये अनम जो है ये प्रेग्नेंट थी। उसके बाद इसके यहाँ डिलीवरी होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। वो लोग घर वापस लौटते हैं। उसके बाद से वो घर से नहीं निकले, ये मकान मालिक का कहना है। उसके बाद पुलिस जो है इस कत्ल में और खुदकुशी में बहुत कंफ्यूज थी। उस वक्त तक पता नहीं लग रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ये भी नहीं पता लग रहा था कि मौत हुई किस तरह से है। इनको कोई छुरी नहीं मारी गई, कुछ गला नहीं काटा गया, कोई गले में रस्सी के निशान नहीं है, तो फिर आखिर इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, अब काशिफ के बारे में जब पता किया जाता है तो बड़ी हैरान कुन मालूमात मिलती हैं। काशिफ जो है उसकी एक बीवी पहले भी थी। काशिफ की पहले से एक शादी हो चुकी थी। अनम उसकी दूसरी बीवी थी। काशिफ की पहली बीवी का नाम नुसरत था और इन दोनों का एक बेटा भी था। अब पुलिस के निशाने पर नुसरत आ गई कि हो सकता है नुसरत ने शायद रंजिश में ये सब कुछ किया हो। अब
इन दोनों का कत्ल करवाया हो सकता है, ये पुलिस की सोच थी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उसके ससुराल पहुँचती है। काशिफ के ससुराल में ही नुसरत जो है वो रहती थी। जब वहाँ पहुँचते हैं, सवालात होते हैं, ससुर से भी पूछे जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे दोनों बीवियों के। और नुसरत से जब सवाल किया जाता है तो वो कहती है उसको दूसरी शादी से कोई मसला नहीं था, उनकी आपस में अच्छी बातचीत थी। वो कहती है कि 10 जून से मेरी काशिफ से बात नहीं हो रही थी, हमारी रोज़ फ़ोन पे बात होती थी। 10 जून के बाद वो कहती है कि 12 जून को भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था और 13 को भी। तो फिर वो कहती है कि मैंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस स्टेशन से जब वो कंफर्म करते हैं तो पता लगता है वाक़तन उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब पुलिस जो है नुसरत का मोबाइल फ़ोन भी चेक करती है और उसमें भी कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद होती हैं, और जिस तरह से उसने पुलिस को बताया था बिल्कुल उस तरह से वो कॉल्स करती रही थी, और पुलिस का शक जो है नुसरत पे से हट जाता है। उसका ससुर भी कहता है कि इसका उससे बेटा है, वो क्यों अपने शौहर को मरवाएगी, उसके अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है, उसके लिए उसका शौहर ही सब कुछ था। अच्छा, अब ऐसे में काशिफ जो है वो उनका एक अकेला कमाने वाला बेटा था, वो क्रेन ऑपरेटर भी था, और 2 दिन दोहरा वो दिन में काम करता था। छानबीन के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी कि वो इसमें कसूरवार नहीं लग रही है। अब उसके बाद पता लगता है पड़ोसियों से कि काशिफ ने गांव में बहुत से लोगों से कर्ज भी लिया हुआ था। फिर शक इस तरफ जाता है कि तकरीबन 15 लाख का कर्ज था। शक इस तरफ भी जाता है कि शायद कर्ज लेने वालों ने उसे मार दिया हो, लेकिन फिर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जाहिर सी बात है जिन्होंने कर्ज वापस लेना वो उसको मारेंगे क्यों, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो फिर तो उसका कर्ज देना नामुमकिन ही हो जाएगा। तो फिर मामला आ जाता है खुदकुशी की तरफ। खुदकुशी के भी कोई शवाहिद, खुदकुशी के जब कोई शवाहिद नहीं मिलते तो उसके बाद इन दोनों के, काशिफ और अनम के मोबाइल डेटा का रिकॉर्ड निकाला जाता है। सीडीआर रिकॉर्ड से भी इनको कुछ नहीं मिलता। ये तमाम चीज़ें जो है इनको अब परेशान करती है, क्योंकि अभी तक कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा होता। उसके बाद पुलिस जो है इर्द गिर्द देखती है कि कोई सीसीटीवी कैमरा जो ये बता सके कि आखिरी मुलाकात इनकी किससे हुई थी, इनके घर के बाहर कौन आया था, कौन इनसे आखिरी बार मिला था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर काशिफ के घर के बाहर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, और ऐसे में ये चीज़ जो है इनके लिए जांचना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक कैमरा मेन रोड पर लगा हुआ था। पुलिस को इतना यकीन था कि ये कत्ल जो है ये 10 जून और 13 जून के दरमियान हुआ है। इन दोनों लाशों की हालत बहुत बुरी थी। पुलिस 10 जून से 13 जून के दरमियान की सारी फुटेजेस निकालती है, क्योंकि दिन के वक्त लोगों की चहल पहल होती है तो कोई भी कत्ल करके वहाँ से भाग नहीं सकता। अच्छा, अब क्या होता है कि पुलिस ने 10 जून की रात की फुटेज देखी, मगर इसमें कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। 11 में भी कुछ नहीं मिला। मायूस हो गई। 10 जून से 13 जून तक की तमाम फुटेजेस देखी गई और कुछ भी इन्हें नहीं मिलता है। अब उसके बाद 10 जून से 22 जून तक 13 जून तक कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उनको 2 दिन बाद, यानी कि जब वो सस्पेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें हो सकता है, उस दिन तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन के बाद एक और गाड़ी सफ़ेद होंडा जो है उन्हें नज़र आती है। कार काशिफ के घर के पास गई और थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस आती नज़र आई। अब इस गाड़ी का नंबर जो है वो नोट किया जाता है और इस गाड़ी के मालिक तक पहुँचा जाता है। इस कार वाले का उन्हें होता है कि ज़रूर ताल्लुक़ कुछ ना कुछ काशिफ या अनम के साथ है। पुलिस कार के नंबर से गाड़ी के मालिक तक पहुँचती है, और जब गाड़ी के मालिक तक पहुँचती है तो पता लगता है कि ये गाड़ी का मालिक जो है ये बेसिकली दोस्त था काशिफ का। काशिफ का दोस्त था। और फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी उस दिन उसके पास क्या कर रही थी, तो वो कहता है हाँ ये मेरा दोस्त ज़रूर था, लेकिन ये गाड़ी मेरे पास नहीं थी, बल्कि ये काशिफ के साले के पास गाड़ी थी उस रात। वो कहते हैं कि वो उस रात गाड़ी मुझसे लेकर गया था। अब पुलिस यहाँ पर बड़ा हैरान होती है कि काशिफ का साला जो है वो अपनी बहन को और अपने भाई बहनोई को क्यों मारेगा। बहनोई को भी मारता तो समझ आती है, अपनी बहन को भी क्यों मार दिया। अच्छा, अब जब वो काशिफ तक पहुँचते हैं तो उसके बाद बहुत ही हैरान कुन तफसीलात जो है वो सामने आती है। बेसिकली ये शहबाज जो है ये अनम का बड़ा भाई है। पुलिस ये सुनकर हैरान होती है। वहाँ पर जब उसे पूछगिछ की जाती है तो फिर बहुत सी बातें जो है वो फिर आखिरकार मान लेता है। पुलिस को अनम के मोबाइल से एक वीडियो मिली जिसमें अनम ये कह रही थी कि उसका बड़ा भाई जो है उसके शौहर काशिफ को जान से मारना चाहता है। ये चीज़ जो है उनके लिए बड़ी हैरान कुन थी। ये वीडियो जो है उनको असल में शहबाज के फ़ोन से मिली, माज़रत के साथ, अनम के फ़ोन से नहीं बल्कि शहबाज के फ़ोन से मिली। अब शहबाज का फ़ोन जो है पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया और शहबाज से जब जांच पड़ताल शुरू की तो आखिरकार उसने ये बात सारी मान ली। अब शहबाज क्या बताता है? शहबाज कहता है कि गो अनम ने शादी उस वक्त की जिस वक्त वो जेल में था, लेकिन अनम की शादी से वो नाखुश था, लेकिन उसने इस तरह से पोर्ट्रे किया कि वो खुश है। वो क्यों नाखुश था उसकी वजह भी बड़ी हैरान कुन है। अब आगे की तफसील जब आप सुनेंगे तो आप बड़े ही हैरान होंगे। दरअसल शहबाज जो है उसकी एक लड़के से लड़ाई होती है। लड़ाई के नतीजे में वो जेल चला जाता है। इसी दौरान में उसकी बहन जो है उसका काशिफ से चक्कर चलता है, वो उसके साथ भाग जाती है, भाग कर शादी कर लेती है। जब ये छुट कर आता है तो इसको इस बात का बड़ा दुख होता है, लेकिन जब घर वाले मान जाते हैं तो वो भी राज़ी हो जाता है और उसे प्रिटेंड करता है कि वो उसका दोस्त ही है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी उसको मारने की, अपनी बहन को मारने की। उसके पीछे वजह एक बहुत पुरानी थी।
एक पुरानी सोच थी। जी हाँ, दरअसल काशिफ के बड़े भाई के ट्रैक्टर के नीचे आकर शहबाज का बाप जो है वो मर गया था। लोग ये कहते हैं कि शहबाज के बाप को काशिफ के भाई ने जानबूझकर ट्रैक्टर के नीचे दिया था। उस वक्त तो शहबाज छोटा था, लेकिन बचपन से वो यही सुनता आया था कि जानबूझकर उसके बाप को मारा गया और उसकी यतीमी की वजह जो है वो काशिफ का बड़ा भाई है। जब उसकी बहन ने भागकर उससे शादी की तो इस चीज़ का तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। इस बात पर उसके दोस्त उसे ताने भी देते थे कि बाप के कातिल के भाई के साथ तेरी बहन की शादी हो गई। इस चीज़ ने उसे हमेशा बहुत ही परेशान किया था। तब उसने ये पूरा प्लान बनाया, और प्लान कुछ इस तरह से बनाया कि जब उसकी बहन बेटे को लेकर घर आती है, उन दिनों ये अपना मोबाइल फ़ोन जो है ये स्विच ऑफ कर देता है। जब ये फ़ोन स्विच ऑफ करता है तभी पुलिस को कोई मोबाइल डाटा रिकॉर्ड में CDR में कुछ नहीं पता लगता कि इसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। ये वहाँ पहुँचता है, अपनी बहन के घर जाता है और इस तरह से जाता है कि किसी कैमरे में ना आए, और उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचता है अपनी बहन के घर, उन दोनों को जहर देता है खाने में। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद माज़रत के साथ मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको कोई पता नहीं लग रहा था कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन दरअसल इनका गला कटा हुआ था और गला कटा होने की वजह से खून हर तरफ फैला हुआ था, जिससे नहीं पता लग रहा था कि गला खुद काटा है या फिर किसी ने काटा है। एनीवे, ये इनके गले काटता है और उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। बच्चे को ये इसलिए ज़िंदा छोड़ देता है कि ये अभी पैदा हुआ है, ये भूख प्यास से मर जाएगा। उसके बाद ये वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन गलती से ये होती है कि ये 2 दिन के बाद वहाँ ये देखने के लिए आता है कि उनकी लाशों को मैं उठाऊँ और किसी तरह से गाड़ी जो उसने अपने दोस्त से ली थी उसमें डंप कर दूँ और इनको कहीं फेंक दूँ। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचता है तो कहना चाहिए कि चोर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर जाता है, कोई ना कोई अपना सुराग छोड़ जाता है। ना किसी CDR डाटा रिकॉर्ड में आ रहा था, ना कहीं कुछ और आ रहा था। किसी का वहमो गुमान भी नहीं जाना था कि ये वो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से उसने प्लानिंग की थी, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था, बग़ैर किसी CCTV कैमरे में आए ये वहाँ पर पहुँचता है। और इसके फ़ोन में से जो वो वीडियो मिली, वो भी वीडियो जो है इसने बेसिकली डिलीट कर दी थी। ये वीडियो बाद में जब मोबाइल का फॉरेंसिक हुआ है उसमें से ये वीडियो जो है ये रिट्रीव हुई है, ये मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, एनीवे, अब ये जो इसका भाई है, ये वहाँ पर ये सारी वारदात करने के बाद जब चेक करने के लिए आया तो क्लिनिक के पास मौजूद एक कैमरे में वो गाड़ी आ गई और उस गाड़ी ने इसको पकड़वा दिया और इसका मामला जो है ये पुलिस की नज़रों में आया। और उसके बाद ये कहानी और ये राज इस तरह से खुला कि ये एक पुरानी रंजिश थी और उसको अपनी बहन पे भी गुस्सा था कि उसने कातिल के भाई के साथ शादी की, वो भी भागकर। वो उसने ये जाहिर किया कि अब वो राज़ी है क्योंकि घर वाले राज़ी हो गए थे, लेकिन दरअसल वो अंदर से बचपन से ही अपने दिल में नफ़रत लिए हुए था इस फैमिली के ख़िलाफ़, और इसने उसका इस तरह से बदला लिया। मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा और अपने बहनों को भी मार डाला। बड़ी खौफनाक ये कहानी जो है अपने अंजाम को पहुंची और इसे जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये केस अभी अदालत में चल रहा है। एनीवे, मैंने कहा आपको इस बारे में अपडेट करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।